अब मैं आप लोगों को एक नया पॉइंट लेकर आया हूं। वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? एक्सप्लेन इट। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है। इस सेल ऑर्गेनेल्स का काम इतना बड़ा है कि अगर यह सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर ना रहे तो सेल की कल्पना की बात छोड़ दीजिए, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात किसी भी सेल के लिए, लाइफ के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि इसके अंदर में एनर्जी बनती है। कैसी एनर्जी बनती है? तो जो लिविंग बींग्स भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन का डाइजेशन होता है, डाइजेशन करने के बाद वह उसमें सारे तत्व क्या आते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हुआ, यह ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया, वह ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ब्लड स्ट्रीम से पूरे शरीर के एक एक सेल में चला जाता है। सेल के अंदर में वहां पर कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है। वह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि वह ग्लूकोज को लेकर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा देता है। और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराने का अर्थ हुआ कि वह उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, जो एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। उस एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उसी एटीपी में वो सारा एनर्जी स्टोर रहता है। जो एनर्जी को जब शरीर को सेल को जरूरत होती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को लेकर के फिर क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। इस तरह से एटीपी टू एटीपी एंड एटीपी टू एटीपी के होने के दरमियान में एनर्जी सेल यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब यह जो एनर्जी बन गई, इस एनर्जी के ही कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डीएनए, कुछ आरएनए, कुछ आरबीसी, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जो कोशिका के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जिस प्रोटीन का उपयोग कोशिका अपने डेवलपमेंट में लगाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। और इतना शायद आप लोगों के लिए यह काफ़ी होगा। इसको इस बार कहीं भी किसी तरह की कमेंट्स अगर हो तो आप, या कन्फ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर आगे चर्चा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह प्लांट सेल में पाया जाता है स्पेशली, जिसके अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट होता है। और यह भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि जिसकी संख्या 1, 2, 3, 4 भी सेल के अंदर हो सकती है। अब यह जो क्लोरोप्लास्ट है यह स्पेशली पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरी दिखती है। इसमें क्लोरोफिल जो है यह पाया जाता है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के कारण क्या है कि यह जो है पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यह एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से लेकर के पौधों की ग्रीन पत्तियों में
जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर में फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम सनलाइट अर्थात रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करता है, कैच करता है और क्लोरोफिल में ला करके वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा करता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट यह सेल ऑर्गेनेल से आप जान लीजिए कि इसके यह भोजन भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। और विशेषता यह है कि एटमॉस्फेरिक जो CO2 है, जो हमारे लिए जहर है, जो लिविंग बींग्स के लिए जहर है, उस जहर को अपने अंदर में ले जा करके यह अमृत बना देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में हमें बदल के दे देता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमें वह कार्बोहाइड्रेट पौधों के तनों में, जड़ों में, फूल में, फलों में के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। पौधे भी इसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन में करते हैं और इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बैलेंस रहती है। तो यह फोटोसिंथेसिस, यह प्लास्टिड जो है, यह फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट फॉर्म्स द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन with the help of atmospheric CO2 and water in presence of radiant energy in the chlorophyll। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। बिना इसके हम लोग पौधों के लिए किसी भी तरह का भोजन बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात यदि यह क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन अपना नहीं बना सकते, ये भी दूसरे पौधे पर आश्रित रहेंगे। जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि कस्कटा रिफ्लेक्स जिसको अमरवेल कहते हैं, वह बिल्कुल उसमें केवल जैंथोफिल होता है और वह अपना भोजन दूसरे पौधों से लेता है अपने हाउस्टोरिया के द्वारा और उस पौधे पर पूरा फैल जाता है और उससे एनर्जी लेते लेते उस पौधे को सुखा देता है। लास्ट में वो पौधा भी सूख जाता है, कस्कटा रिफ्लेक्सा भी सूख जाता है। लेकिन हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और पूरे संसार के लिए बनाते हैं। अपने लिए भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, पूरे संसार के लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इसलिए यह प्लास्टिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही बहुत यानी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसका हम लोग अभी डिस्कस किए। और यहाँ पर देखिए इसका रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है। यह 6CO2 + 6H2O रेडिएंट एनर्जी सनलाइट से लेता है और क्लोरोफिल में यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। यह ऑक्सीजन में एरो का चिन्ह ऊपर दिया गया है, यह वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है पौधों के द्वारा और ये ग्लूकोज पौधों के पत्तियों में, तनों में, फूल में, फलों में, जड़ों में यह स्टोर हो जाता है, जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न रूप से पौधों के विभिन्न भागों को खाने में करते हैं। तो हम लोग जान गए कि प्लास्टिड कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्लास्टिड के अंदर भी DNA होता है और राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और उस सेल के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बताया है। एग्जामिनेशन में इतना लिख देना काफ़ी होता है और आप लोगों के लिए 9th क्लास के बच्चों के लिए सफिशिएंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर इसमें किसी तरह की कमेंट या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में इस पर फिर आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। जय हिंद।